ऑल राइट गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। वेरी 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 एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो एलएलपी एक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे ये हॉलीडेज लगने से पहले जो हमने एलएलपी एक्ट को कवर किया था, उस एलएलपी एक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूं। यहां पर है ना, जहां पर मैं हम लोग पूरे पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करते हुए चलेंगे जो आज तक आरटीपी में, एमटीपी में और पीवाईक्यू के अंदर पूछा गया है ना, वो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों, किसके अंदर, इस सेशन के अंदर। ठीक है ना। तो हर एक हमारी जितने भी हमारे एक्ट कंप्लीट होंगे, तो एक्ट कंप्लीट होने के बाद एक हमारा डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होता है, जिसके अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चंस है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग लिख के भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पेपर में हमें कैसे करना है बच्चों, पेपर में तो लिख के आने वाला है ना, आंसर को लिखना पड़ेगा अपने को। तो ऐसे केस के अंदर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस मैं आपको लिखवा के भी कराता हूं। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमारी रेगुलर सेशंस होंगे ना, तो उस केस के अंदर मैं आपको डीपीक्यूज देता हूं। डीपीक्यूज का मतलब क्या होता है? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं दोस्तों, जहां पर मैं आपको दिन का एक क्वेश्चन को लिखने बोलूंगा या कभी कभार एक क्वेश्चन को रीड करने बोलूंगा। सर, इसका मतलब आप खुद से सेशन नहीं लोगे क्या? भैया वो तो लेने ही लेने वाला हूं मैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बार मौका देता हूं कि एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, और फिर उसके बाद हमारा एक डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन तो होता ही है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, चलिए सभी लोग आ जाएंगे फटाफट फटाफट एकदम बढ़िया से। और अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि ये जो हमारे क्वेश्चंस, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो हमारे सीए इंटर लॉ के पेपर में जो सवाल आते हैं ना, वो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सीधा बोला जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऐसे सीधे सीधे सवाल आपसे पूछेंगे। और दूसरा जो सवाल होता है ना, उसे बोला जाता है केस बेस्ड से क्वेश्चंस। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर आपको कथा कहानी दी जाएंगी, जिसकी मदद से आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, या जिसकी मदद से आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। एंड देन अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करेंगे, आंसर को फॉर्म करते हुए चलेंगे या आंसर उसका लिखते हुए चलेंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग दोनों क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस की जाएंगी, और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसे केस बेस्ड क्वेश्चंस बोला जाता है, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस की भी हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सारे के सारे लोग बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं आपके साथ? चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बड़े सिंपल सिंपल चीज है, और जब क्वेश्चंस को लिखवाना होगा तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बोल दूंगा कि प्लीज नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ आंसर को लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ऑल राइट गाइस। चलिए, सबसे इजी सवाल जो फाउंडेशन में भी आपसे पूछा जाता था और इंटर में भी सेम पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एलएलपी एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलएलपी के, ये भी आपसे पूछा गया है। अब मान लो ये जो, अच्छा सर, सीए इंटर के अंदर एलएलपी एक्ट का वेटेज कितना होता है? तो पहले दिन मैंने आपको बताया था, एलएलपी एक्ट का वेटेज सीए इंटर के अंदर 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का वेटेज यहां पर होता है। ठीक है, ऑल राइट सर। चलिए आ जाएंगे पहला सवाल। तो मीनिंग ऑफ एलएलपी क्या है? तो वही एलएलपी की डेफिनेशन अपने को लिखना है कि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना है आपको कि एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल है, जिसके अंदर बेनिफिट आपको मिलता है लिमिटेड लाइबिलिटी का एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, और उल्टा पार्टनर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है। क्या? यस सर, पार्टनर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करता है इन ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म। इसलिए यहां पर बोला जाता है कि एलएलपी के अंदर बोथ कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और सर, एलएलपी की लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? अप टू इट्स असेट। जितने एलएलपी के असेट्स है उतने एक्सटेंट तक मैक्सिमम लाइबिलिटी यहां पर किसकी मानी जाती है? उतने एक्सटेंट तक लाइबिलिटी यहां पर मानी जाती है। ऑल राइट सर, एकदम परफेक्ट। अब अगला,
एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी, मतलब एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी मतलब कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में ये लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं। सर इन्होंने तो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, अब हमको कितने लिखना है? अब मान लो सवाल आता है, मान लो पेपर के अंदर 5 नंबर का, तो अब 1 नंबर तो ये डेफिनेशन को दिया गया होगा, तो आपको कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। मान लो सर 7 नंबर का सवाल आता है, तो 1 नंबर तो डेफिनेशन में चलेगा, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। मान लो 4 नंबर का आ गया, तो 1 नंबर तो चलेगा डेफिनेशन के अंदर, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है? तो आपको 3 नंबर के लिए लिखना है, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखते हुए चलना है। तो जितने का सवाल पूछा जाता है, मार्क्स के हिसाब से आपको क्या करना है दोस्तों? मार्क्स के हिसाब से आपने अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करते हुए चलना है, ऐसा मैं आपके साथ कह रहा हूं। ठीक है, देखो एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलएलपी के? सबसे पहला, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है दोस्तों, ये एक्ट के अंदर फॉर्म की जाती है और इसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है। दूसरा, एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि मेंबर्स के आने जाने से, डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट से कोई भी इंपैक्ट एलएलपी के ऊपर होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है कि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब एलएलपी लायबल होता है अप टू द फुल एक्सटेंट ऑफ असेट, जितना पर जो लाइबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है मेंबर्स के अप टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट सर, अगला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो होता है ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए लायबल नहीं होता। एक पार्टनर केवल और केवल एलएलपी के बिहाफ में डिसीजन ले सकता है, मतलब पार्टनर जो है ना वो किसका एजेंट माना जाता है? वो एलएलपी फर्म का एजेंट माना जाता है, वो किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाता है क्या? नहीं सर, वो किसी दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं माना जाता। अगला, एलएलपी एग्रीमेंट। सर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है पार्टनर्स की। इसके साथ साथ बोल के रखा है कि अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट को नहीं बनाया है तो आप किसको फॉलो करते हो? तो आपको यहां पर शेड्यूल 1 को यहां पर फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है बोलो बच्चों? शेड्यूल 1 को यहां पर आपको फॉलो करना पड़ता है क्या? यस सर। तो ये गवर्न किया जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट, इसी का अर्थ होता है शेड्यूल 1 को आपको फॉलो करना पड़ता है। बाकी एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसको क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा। तो एक जो इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं, सेम वैसे राइट्स यहां पर एलएलपी को भी मिल जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाते हैं। पर एलएलपी जेल नहीं जा सकता, शादी नहीं कर सकता, ओथ नहीं ले सकता, ये सारी चीजें एलएलपी नहीं कर सकता। ऑप्शनल होता है बच्चों, कॉमन सील को लगाना, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बिजनेस को मैनेज करता है पार्टनर्स, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2 इंडिविजुअल यहां पर डीपी होना चाहिए, जिसमें से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। और अगर मैं पार्टनर्स की बात करूं तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम के ऊपर एज सच कोई लिमिट है क्या दोस्तों? नहीं सर, मैक्सिमम के ऊपर एज सच कोई भी लिमिट नहीं है। बस इतनी बातें यहां पर की गई है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सर इसमें से हमको जितना लिखना है हम उतना लिख सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने, अगर आपको, आपने मान लो आपने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा, 5 नंबर का सवाल था, 1 नंबर की डेफिनेशन और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको नंबर मिलेंगे। सर कोई भी 4 आप यहां पर लिख पाओगे। इनफैक्ट मैं ये आपके साथ कहना चाहता हूं, समझ में आ रहा है क्या बात है? जो आपको याद आए आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, लेकिन मुझे बताइए, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है जिसके अंदर बोल के रखा हो कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को डिफाइन करो, कि कॉमन सील को डिफाइन करो, कि लिमिटेड लाइबिलिटी को डिफाइन करो। तो उस केस के अंदर फिर आपको उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? हाँ दोस्तों, फिर आपको केवल और केवल उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सारे लोगों को बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो, क्विकली क्विकली बोलो। क्या आप सभी लोगों को बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर? है ना, आ जाइए अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या है, बहुत फालतू फालतू चीज है। देखो क्या बोल के रखा है, स्टेट द एसेंशियल्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, मतलब एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कौन से एसेंशियल्स लगते हैं। तो देखो क्या सर, अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो
आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है। फिर बोल के रखा है कि कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए आपके एलएलपी के अंदर, चाहे इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, और एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में होना चाहिए जहां पर सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे एलएलपी से रिलेटेड। मतलब अगर एलएलपी को कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी जानकारी एलएलपी से लेना है ना दोस्तों, तो हम लोग कहां पर भेजते हैं? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजते हैं। कहां पर भेजते हैं बोलो बच्चों? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजते हैं। ऑलराइट सर। इसके अलावा बोल के रखा है कि मिनिमम आपको 2 इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ डीपी, जो कंप्लायंसेस देखेंगे एक्ट के। मतलब एलएलपी के जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं ना, वो डीपी देखते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल डीपी देखते हैं। फिर डीपी को एक डीपीआईएन नंबर लेना पड़ता है एमसीए से। इसके साथ साथ आपको एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एलएलपी एग्रीमेंट लप्पा आपको बनाना पड़ेगा। और मान लो लप्पा आप नहीं बनाते हो, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो फर्स्ट शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको एलएलपी के नाम को डिसाइड करना पड़ेगा, और आपके जो भी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद द फीस। सर अगर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले नाम को रिजर्व करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट होती है एलएलपी, और फिर एलएलपी एग्रीमेंट को बनाया जाता है। सर जो भी हम लोग नाम को रिजर्व करना चाहते हैं उसको ई फॉर्म 1 में हम लोग अवेलेबिलिटी का पूछते हैं आरओसी से। फिर एक बार नाम रिजर्व हो गया तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, और इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करा देते हो। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में बोलो बच्चों? पार्टनर्स के बीच में आप एग्जीक्यूट यहां पर करवा देते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका? सर ये पीवाईक्यू का सवाल है या ये आरटीपी का सवाल है? ये जो सवाल पूछा गया ये आरटीपी का सवाल है। एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछा है। एग्जाम में जनरली मैंने ऐसे देखा हूं कि 2 सवाल पूछते हैं एलएलपी के, जिसके अंदर एक केस सिनेरियो होता है और एक डायरेक्ट होता है। और जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही ईजी आता है, पर जो केस सिनेरियो वाला चीज होती है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल पूछते हैं। हार्ड भी नहीं पूछते और बहुत इजी भी नहीं पूछते। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी? तो सबसे पहले देखो आपको पार्टनर्स या डीपी कौन होने वाले हैं वो डिसाइड करना है। फिर आपको डीपीआईएन नंबर ऑब्टेन करना है। फिर इसके बाद आपको नाम को रिजर्व करना है, एलएलपी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना है। फिर यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है कुछ डॉक्यूमेंट्स को, एंड देन फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को भी आपको इशू कर दिया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर दिया जाता है। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला, बहुत ये सारे सवाल बड़े इजी है। पहले के 5-7 सवाल तो बहुत ही इजी अपने क्वेश्चन बैंक के। ये सेम ऐसा लगेगा आपको कि आप फाउंडेशन में दोबारा से चले गए हो करके। ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ना एलएलपी एक्ट का 50% जो है वो तो फाउंडेशन का ही कवरेज है। थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा पार्ट है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो भी काफी इजी सवाल है। ऐसा कोई बहुत ट्रिकी वाली चीज उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट? तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि जो पार्टनरशिप डीड के अंदर होता था ना, वो सारे कंटेंट्स को याद कर लेना। जैसे नाम होता है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स होता है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, फिर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है, प्रपोज्ड बिजनेस क्या है, एंड रूल्स गवर्निंग एलएलपी क्या है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। क्या? यस सर, आपको देखना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला, एक और डायरेक्ट सवाल। ये सवाल अच्छा है बच्चों, लेकिन ये सेम है फाउंडेशन जैसा कि अगर आपको नाम को चेंज करना है एलएलपी के, तो नाम को चेंज करते वक्त आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? यानी कि देखो क्या, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट? तो एलएलपी एक्ट के अंदर अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हो तो ऐसे केस के अंदर आपको कौन सी बातों का क्या रखना है, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। तो देखिए, इनका कहना है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16 if through inadvertence or otherwise LLP on the first registration or its registration by new body corporate in the name, तो जो भी नेम होगा ना ये आइडेंटिकल
या बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है अगर किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर से, क्या कहा मैंने, बोलो, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क से, तीन लोगों से अगर ये मैच करता है, किससे किससे, किसी दूसरे एलएलपी से या कंपनी से या ट्रेडमार्क प्रोपराइटर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर, नेचुरल्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो उन केस के अंदर ये जो रिस्पेक्टिव पार्टीज है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकती है कि देखो देखो हमारे नाम को सेम कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्ट करेंगी, डायरेक्ट का मतलब होता है ऑर्डर पास करेंगी एलएलपी को कि तुम अपने नाम को चेंज करो, और वो भी कितने दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर तुम अपने नाम को चेंज करो। अब ये जो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर या ये जो लोग भी अर्जी लगा रहे हैं ना बच्चों, ये कब तक लगा सकते हैं, जब से हमने हमारी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया है वहां से 3 महीनों के अंदर ये लोग अर्जी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सॉरी 3 महीने नहीं, 3 साल के अंदर, 3 इयर्स के अंदर, 3 महीनों के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देता है, मिस है ना, थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो गया मेरे से, तो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो यहां पर 3 सालों के अंदर अर्जी लगा सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था, एग्जांपल अल्टीमेट सीए का दिया था कि 2023 के अंदर हमने अल्टीमेट सीए को बनाया था, तो ऐसे केस के अंदर 2026 तक कोई भी व्यक्ति अर्जी लगा सकता है किस बात की, कि जो अल्टीमेट सीए का नाम है ना, ये हमारे एलएलपी से इनकॉर्पोरेट, हमारी जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे मैच हो रहा है करके। क्या उसके बाद कोई अर्जी लगा सकता है क्या, नहीं सर, उसके बाद कोई भी अर्जी नहीं लगा सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है कि एलएलपी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम को कंप्लाई कर ले, मतलब वो नाम को चेंज कर ले, जो डायरेक्शन दिया उसको चेंज कर ले। तो अगर एलएलपी अपने नाम को चेंज कर लेती है तो 15 दिनों के अंदर जब से उन्होंने चेंज किया है, इस बात को वो इंफॉर्म करेंगे किसको, रजिस्ट्रार को, अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रजिस्ट्रार 30 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है। पर सर अगर ऐसा हुआ कि एलएलपी ने डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द कंडीशन, इसका मतलब अगर एलएलपी ने जो यहां पर ऑर्डर पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका उल्लंघन किया, मतलब अपने नए नाम को नहीं लिया, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अलॉट कर देंगी न्यू नेम, और रजिस्ट्रार इसको एंटर कर देगा रजिस्टर में, और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देगा। हालांकि बाद में अगर चाहे तो एलएलपी अपने नाम को चेंज कर सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल अपने नाम को चेंज कर सकती है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, एक बार पूरी प्रोसीजर्स को एट अ ग्लांस देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो क्या बोला गया कि सर अगर कोई भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो इस जो एलएलपी का नाम है ये सेम नहीं होना चाहिए किसी दूसरे एलएलपी से, कंपनी से या रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क से। अगर वो नाम सेम होता है तो ये लोग अर्जी लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और कब तक लगा सकते हैं, जब से ये एलएलपी को इनकॉर्पोरेट हुए 3 साल हुए हैं ना, तो 3 साल के अंदर ही अर्जी लगा सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या पास करता है, ऑर्डर पास करता है कि तुम अपने नाम को चेंज करो। अब हो सकता है कि एलएलपी नाम को चेंज कर दे, ऐसा भी हो सकता है एलएलपी नाम को चेंज ना करे। अगर एलएलपी नाम को चेंज करती है तो 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उसके बाद यहां पर क्या करता है, 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला इशू कर देता है। आपने कंप्लाई नहीं किया ना, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देंगी, खुद से नए नाम को अलॉट कर देंगी, और रजिस्ट्रार आपको क्या दे देगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। हालांकि बाद में आप चाहो तो आप नाम को क्या चेंज कर सकते हो, क्या, ये सर आप चेंज कर सकते हो यहां पर, किसको, नेम को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बस ये पूरी प्रोसीजर है दोस्तों, जिसको अपन लोगों ने अभी क्या किया, जिसको अपन लोगों ने अभी यहां पर देखा। किसी को कोई दिक्कत, बोलो 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 दोस्तों, किसी को कोई भी दिक्कत, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, किसी को कोई भी दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, फटाफट, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट। ऑल राइट गाइस, परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अगला पॉइंट देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। ये जो सवाल है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट का बड़ा फेवरेट सवाल है, इसको स्टार मार्क डाल के रख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें अंदर पूछा क्या गया है, समझना बात को, सर एलएलपी को ट्राइब्यूनल कब कब वाइंड अप करवा सकता है, समझ रहे आप बात को, कब कब ट्राइब्यूनल बोलेगा एलएलपी को, बस बहुत हो गया तेरा, बंद कर डालते हैं हम तेरे को। तो देखो, जब एलएलपी डिसाइड करती है तो वो ट्राइब्यूनल को अर्जी लगा सकती है, या 6 महीनों से ज्यादा अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो एलएलपी के वो 2 से बिलो चले जाते
जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे एलएलपी को वाउंड अप करवा देंगे। सर इसके अलावा एलएलपी अगर अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही है, या एलएलपी ने सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम किया है, या एलएलपी ने यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किया है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी की बात करो या एनुअल रिटर्न की बात करो, अगर कुछ भी एलएलपी ने ऐसा किया है बच्चों, क्या किया है बोलो बच्चों, कुछ भी एलएलपी ने ऐसा किया है 5 सालों तक कंसेक्यूटिवली, क्या कहा मैंने बोलो 5 सालों तक कंसेक्यूटिवली, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि यहां पर भी एलएलपी को बंद किया जा सकता है। और जो ट्राइब्यूनल है वो अगर इस ओपिनियन में कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर एलएलपी को बंद करना है तो क्या वो बंद कर सकते हैं क्या दोस्तों? हाँ सर, बिंदास बिंदास वो यहां पर क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अगला सर पूछा गया है कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल है हु आर नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है कि कब कब इंडिविजुअल नहीं बन सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला, अगर वो अनसाउंड माइंड का पाया जाता है किसके अंदर, कोर्ट के अंदर। दूसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। या तीसरा, उसने ही अप्लाई किया है, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। तो ये 3 ऐसे सिचुएशन है जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल क्या नहीं बन सकता, एक इंडिविजुअल यहां पर पार्टनर नहीं बन सकता किसके अंदर, एलएलपी के अंदर। किसके अंदर बोलो बच्चों, एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? क्या आप सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या, है ना? यस सर। आ जाओ अगला, देखो क्या What is the effects of registration of LLP? अब सवाल बोला गया है कि सर अगर एलएलपी को आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो इसका इफेक्ट क्या होता है। तो एलएलपी के ऊपर केस हो सकता है और एलएलपी केस कर सकती है। एलएलपी खुद के नाम पर प्रॉपर्टी वगैरह ले सकती है, एलएलपी चाहे तो कॉमन सील ले सकती है, या एलएलपी वो सारी हरकतें कर सकती है बच्चों जो एक बॉडी कॉर्पोरेट करता है ना, वो सारी हरकतें यहां पर एलएलपी कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, ऐसा यहां पर बोला गया है। अगला देखो क्या सर, व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, और क्या ये मैंडेटरी है क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करना एलएलपी के अंदर? हाँ दोस्तों, ये तो मैंडेटरी होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या है, हर एक एलएलपी के अंदर कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिसमें से एक का क्या होना जरूरी है दोस्तों, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। समझ में आ रहा क्या होना जरूरी है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अब सर ऐसा होता है कि इन केस ऑफ एलएलपी अगर सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, या जिसके अंदर 1 और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड अदर पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केस में कम से कम 2 इंडिविजुअल जो हु आर द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी उनको डीपी बनना पड़ेगा क्या? यस सर। और अगर मान लो बॉडी कॉर्पोरेट में अपॉइंट करना है तो नॉमिनीज को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और वो फिर डीपी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में ये देके रखा है कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रह चुका है बच्चों 120 दिन या उससे ज्यादा इन अ ईयर, तो हम लोग उसे कहते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना कहा जाता है। अब ये तो हुआ एक पार्ट की व्हाट इज मेंट बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो आपने 2 मार्क के लिए पूरा पूरा लिख दिया यहां पर। अब अगले 3 मार्क के लिए सवाल है कि इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डीपी, क्या डीपी को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है क्या? तो देखो यहां पर क्या सर, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है कि कौन डीपी रहेगा तो वो व्यक्ति डीपी रहेगा, या हो सकता है कि वो ऐसा भी स्टेट कर सकता है कि समय समय पर कौन नया नया डीपी अपॉइंट होगा, तो उस केस के अंदर आपको नए नए डीपी को अपॉइंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे देखो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ अल्टीमेट सीए में लिख दिया बच्चों की इंद्रेश सर और मोनी सर हमेशा डीपी रहेंगे, तो हम दोनों डीपी रहेंगे। पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में रहेगा कि हर साल कोई भी 2 पार्टनर्स अल्टरनेटिवली क्या करते रहेंगे, डीपी बनते रहेंगे। तो पहले साल मैं और एमबी सर बनेंगे, फिर अगले साल तेजस सर पीपी सर बनेंगे, उसके अगले साल काबा सर दीपिका मैम बनेंगे। समझ में आ रहा है बातें? तो इसे बोला जाता है टाइम टू टाइम कौन डीपी बनेगा, ऐसा वहां पर बोला जा सकता है। इसके अलावा सर जो पार्टनर डीपी बन रहा है ना एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार, तो वो पार्टनर सीज भी हो सकता है डीपी बनने के लिए इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट एक व्यक्ति को डीपी बना भी सकता है, एक पार्टनर को डीपी बना भी सकता है और उसको सीज भी करवा सकता है, ऐसा इनका कहना है। फिर बोला है कि सर किसी भी इंडिविजुअल को डीपी अगर अपॉइंट करना है तो उसका प्रायर रिटर्न कंसेंट ले लेना। फिर बोल के रखा है कि सर ये जो कंसेंट है ना, ये आपको रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, इस कंसेंट को फाइल करना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर जो इंडिविजुअल एलिजिबल होगा डीपी के लिए वो सारी कंडीशंस का प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, डीपीआईएन नंबर लेना है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से? यस सर, डीपीआईएन नंबर आपको लेना। आपको मतलब किसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपीआईएन नंबर लगता है
क्या बनने से पहले, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने से पहले, ऐसा यहां पर अगेन बोला गया है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो क्या, सबसे पहले तो ये समझाया कि डीपी मतलब क्या, कौन कौन डीपी बन सकता है, कब कब बन सकता है, फिर बता दिया कि डीपी एज पर एलएलपी एग्रीमेंट बनेंगे, फिर बोला कि एलएलपी एग्रीमेंट द्वारा बन भी सकता है, सीज भी हो सकता है, बट उससे प्रायर रिटर्न कंसेंट आपको लेना पड़ेगा, और आखिरी में बोला इस कंसेंट को फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। सब कुछ होने से पहले डीपी को क्या लेना है, डीपीआईएन नंबर लेना पड़ता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। LLP is an alternative corporate vehicle that gives the benefit of limited liability and flexibility of partnership. CA फाउंडेशन का सवाल है, CA फाउंडेशन में इसको क्या बोलते थे मैं बताऊं, Why LLP is known as hybrid form of partnership and company करके ऐसा पूछते थे आपको, ठीक है ना, याद आ रहा है क्या कुछ कुछ। अब देखो क्या, ये वही चीजें देके रखिए कि यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप की। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, हर एक पार्टनर ऑफ एलएलपी है ना, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, ये सर एजेंट माना जाता है किसका, एलएलपी का, बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है ये लिमिटेड होती है अप टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी एलएलपी। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसा, कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पार्टनरशिप का, सेम इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पर एलएलपी के अंदर भी पाया जाता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सेम इंटरनल स्ट्रक्चर यहां पर एलएलपी के अंदर भी पाया जाता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलती है, वो सेम फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, एलएलपी के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ एलएलपी। इसको अगेन एक सिंगल स्टार मार्क कर देंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या सर, इनका कहना है कि हर एक एलएलपी को क्या करना पड़ता है सर, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है रिलेटिंग टू द अफेयर्स फॉर ईच ईयर। मतलब हर एक ईयर के अफेयर्स के लिए आपको क्या, अफेयर्स का मतलब क्या होता है, जो भी कामकाज एलएलपी कर रहा है ना, उसके लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोस्तों मेंटेन करना है। अब ये चाहे आप कैश बेसिस के ऊपर करो या आप अक्रूवल बेसिस के ऊपर करो, ये आपकी चॉइस है, बट आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा और इन किताबों को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा हर एक एलएलपी को 6 महीनों के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से 6 महीनों के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को प्रिपेयर करना है, और 6 महीने के एंड से 30 दिनों के अंदर आपको फाइल करना पड़ता है इस स्टेटमेंट को, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। इसके बाद बोल के रखा है यहां पर कि सर एलएलपी का आप ऑडिट भी करवाते हो इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, जो भी हमने प्रिस्क्राइब करके रखा है ना, उसके अनुसार आप यहां पर क्या करते हो, उसके अनुसार आप यहां पर ऑडिट भी कराते हुए चलते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऑडिट भी कराते हुए चलते हो, ठीक है। ऑलराइट सर, अगला अब बात करेंगे स्मॉल एलएलपी के बारे में। बड़ा सिंपल सिंपल है, स्मॉल एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जिसके अंदर एग्रीड कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी अगर मैं बात करूं तो वो 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ध्यान रखना, दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी ना तो मैं बोलूंगा ये स्मॉल एलएलपी। मतलब क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस देन या इक्वल टू 25 लाख प्लस टर्नओवर इज लेस देन या इक्वल टू 40 लाख। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, हम लोग इसे स्मॉल एलएलपी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बोलो बच्चों, स्मॉल एलएलपी का नाम देते हैं क्या, यस सर, इसे स्मॉल एलएलपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, स्मॉल एलएलपी बोला जाता है। डन है क्या, सारे लोग बोलेंगे डन 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 डन। चलो सर आ जाओ, अब अगला सवाल आप लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। पढ़ो फटाफट फटाफट पढ़ो, एक बार होने के बाद डन लिखो। चलो बड़ा इजी इजी, रेगुलेटिंग एक्ट कौन है, यहां पर एलएलपी एक्ट है, यहां पर पार्टनरशिप एक्ट है।
ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये नहीं है। यहां सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सर ये लीगल प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है, ये एग्रीमेंट से क्रिएट किया जाता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यहां पर रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है। परपेचुअल सक्सेशन कहां पर होता है? एलएलपी में होता है, यहां पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। एलएलपी के नाम के आगे एलएलपी का सफिक्स या ऐसा क्रक्स फॉर्म लिखा जाता है एलएलपी का, यहां पर एज सच कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी सर यहां पर नहीं होती, यहां पर म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में होती है। यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 आपको रखना पड़ता है। एज सच ऐसा कोई प्रोविजन पार्टनरशिप के अंदर है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप के अंदर नहीं है। ठीक है, ऑलराइट सर। अगला, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। एलएलसी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है ना। अब देखो क्या डिफरेंस है। सबसे पहला वही एक्ट का डेफिनेशन, ये एलएलपी एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट है। सर यहां पर जो पर्सन कंट्रीब्यूट करते हैं एलएलपी में उन्हें पार्टनर्स बोला जाता है, उधर मेंबर्स बोला जाता है। सर यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर गवर्न किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा। यहां पर इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो कंपनीज एक्ट बताता है। सर नाम के आगे एलएलपी आपको लिखना पड़ता है। सर यहां पर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड डालना पड़ता है। नंबर ऑफ पर्सन की बात करो तो मिनिमम 2, मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी की बात करूं मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट है क्या दोस्तों? नहीं सर, अगेन मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या आपको ये बातें क्लियर? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से पूरी क्लियर? ठीक है, आ जाओ सर। अगला देखो क्या, अब ये सेम सवाल है। LLP is an alternative corporate business vehicle that gives the benefit of company and flexibility of partnership। मतलब जो अपन ने ऊपर सवाल पढ़ा ना अभी, जिसके अंदर 2 पॉइंट लिखे हुए थे, ये देखो ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्यों LLP को हाइब्रिड फॉर्म बोला जाता है। ये सेम चीजें देके रखी है, बस वहां पर 2 अलग अलग पॉइंट थे, यहां पर इन्होंने क्या करके रखा है, पैरा फॉर्म में दे के रखा है। मतलब मैं इसका लिख सकता हूं आंसर सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा मैंने? बोलो, आंसर सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा मैं यहां पर बिंदास डाल सकता हूं। ठीक है, ऑलराइट सर। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखना यहां पर क्या, मिस्टर अंकित वॉन्ट्स टू फॉर्म LLP, जिसके अंदर वो खुद, क्या कहा मैंने? बोलो, जिसके अंदर वो खुद यानी कि अंकित खुद, उसकी वाइफ जिसका नाम है अर्चिका वो, और इसके साथ इन दोनों का एक HUF है बच्चों, जिसको ये लोग क्या बनाना चाहते हैं? पार्टनर बनाना चाहते हैं। अब सवाल बनता है कि क्या LLP को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा क्या इस पार्टनर्स के साथ? मुझे एक बात बताइए, क्या ये लोग LLP के अंदर पार्टनर बन सकते हैं क्या? तो सबसे पहले लॉजिकली सोचो कि सर LLP के अंदर पार्टनर कौन कौन बन सकते हैं? तो इंडिविजुअल बन सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट में 4 ही चीजें आती है। LLP कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई, जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के अंदर हुई, जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई, जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के अंदर हुई, बराबर ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, केवल ये 4 लोग बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं। सर अब इसके अंदर क्या HUF जो है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आया है क्या? नहीं सर, नहीं आया है। मतलब HUF क्या LLP के अंदर पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बन सकता। मिस अर्चिका बन सकती है और वो अंकित तो बन ही सकता है, क्योंकि ये लोग तो इंडिविजुअल है, ये लोग तो बन ही सकते हैं। पर क्योंकि HUF बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो पार्टनर बन पाएगा क्या? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। समझ में आया आपको बात है? तो देखो क्या, Section number 5 of LLP Act provides an individual or body corporate may be a partner in LLP। क्या बोला? बोलो बच्चों, may be a partner in LLP। However, an individual shall not be capable of becoming partner of LLP if, क्या अगर पाया जाता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, या वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसने अप्लाई करके रखा है। फिर बोल के रखा है बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। फिर आपको कंक्लूजन भी लिखना है कि HUF बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता, इसका मतलब क्या ये पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, ये पार्टनर नहीं बन सकता, ऐसा आपने कंक्लूजन देना है। ठीक है ना। तो यहां पर ऊपर क्लियरली लिख दिया इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट कब इंडिविजुअल नहीं बन सकता। फिर यहां पर बोल के रखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है, और आखिरी में फिर आपको कंक्लूजन में बोलना पड़ेगा कि HUF डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है बॉडी कॉर्पोरेट में, इसलिए वो पार्टनर बन सकता है क्या? नहीं सर, वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब अगला आप लोग जवाब देंगे मुझे। देखो क्या,
देयर इज अ एलएलपी जिसका नाम है राम इंफ्रा डेवलपमेंट एलएलपी, जिसके अंदर 4 पार्टनर्स है, राहुल, रहीम, करतार और अल्बर्ट। अब मिस्टर राहुल और अल्बर्ट है ना, ये नॉन रेसिडेंट से है ना, वाइल अदर टू, अदर मतलब कौन, राहुल और अल्बर्ट, ये जो राहुल है और ये जो अल्बर्ट है ये नॉन रेसिडेंट्स है, ठीक है ना। अब एलएलपी चाहती है कि राहुल और रहीम को क्या बनाया जाए, यहां पर डीपी बनाया जाए। तो क्या बनाया जा सकता है, क्या बिल्कुल बिल्कुल बनाया जा सकता है, किसको, राहुल को और रहीम को। अब क्योंकि अब वो नॉन रेसिडेंट है, इसका मतलब बाकी 2 रेसिडेंट है, मतलब रहीम और करतार रेसिडेंट हुए। तो ऐसे केस के अंदर एक राहुल, मतलब राहुल एक नॉन रेसिडेंट है और एक रेसिडेंट है, तो ये दोनों डीपी बन सकते हैं क्या, बिल्कुल, क्योंकि डीपी क्या बोलना जाता है कि मिनिमम 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 1 शुड बी आरओआई, यानी कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर रहीम तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये सही है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब क्या, इट शुड बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। गिवन प्रॉब्लम में बिल्कुल सही दे के रखा है क्या, एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। आप कोई इशू है क्या इसके अंदर, नहीं सर, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आता है। बताइए, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। अभी तक जितने भी अपने सवाल हुए इसके अंदर किसी को कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट जो आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए करके, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है, फटाफट फटाफट जल्दी से कमेंट कर देंगे सारे के सारे लोग। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट। नो इशू। चलिए सर, ये बुक मटेरियल के साथ आएगा या अलग से लेंगे, बेटा साथ में आएंगे ना, सारी किताबें साथ में आएंगी आपको। देखो 3 किताबें आपको आती है, 4 किताबें आपको आएंगी, सॉरी, एक है एमसीक्यू की किताब, एक है ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की किताब, और 2 मॉड्यूल्स है हमारी जिसके अंदर जो, जिससे हम लोग पढ़ रहे थे ना एलएलपी टेक्स्ट को। ऐसी 4 किताबें आपके घर पर पहुंचने वाली है, ठीक है। यस, चलो आगे बढ़ू क्या मैं, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। आ जाइए अगला, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्या बोल के रखा है। मिस्टर मुदित एक क्रेडिटर है बच्चों एलएलपी के, इनका क्लेम है कितने का, 10 लाख का अगेंस्ट एलएलपी, बट एलएलपी के असेट्स की जो वर्थ है ना वो केवल और केवल 7 लाख रुपए है। अब जो मुदित है ना, इसको पेमेंट करना है। अब देखो, नाउ मुदित wants to make the partners of the LLP personally liable for the deficiency of 3 लाख। अब LLP के असेट्स तो कम पड़ रहे हैं ना, तो मुदित चाहता है क्या कि वो क्या करे यहां पर, मतलब 3 लाख की डेफिशिएंसी पे करें। अब whether by the virtue of the provisions of LLP Act 2008 Mr. Mudit can claim the deficiency from partners of LLP। इसका मतलब क्या बोला गया है, बोलो दोस्तों। इसका मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि as per the virtue of LLP, ये as per the virtue of this, तो सवाल ये बोला गया है कि क्या यहां पर, मतलब ये डेफिशिएंसी के लिए मैं पार्टनर्स को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं क्या, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो बच्चों, क्या मैं इसके लिए पार्टनर्स को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं क्या, मैं इसके बारे में यहां पर बातचीत कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या एलएलपी के कंट्रीब्यूशन या एलएलपी के लायबिलिटी के लिए एलएलपी का क्रेडिटर एलएलपी को अप्रोच करता है या एलएलपी के पार्टनर्स को अप्रोच करता है। सर वो सिर्फ और सिर्फ है ना एलएलपी को अप्रोच कर सकता है, वो एलएलपी के पार्टनर्स को अप्रोच नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या, है ना। यस, तो देखो, a LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is the separate entity from that of the partners. LLP itself will be liable to the full extent of assets but liability of partner will be limited। अब देखो आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, creditors of LLP shall be creditors of LLP alone। In other words, LLP, creditors of LLP cannot claim from partners। The liability of the partners will be limited to the agreed contribution of LLP। इसलिए जो क्रेडिटर है ना LLP का, वो डायरेक्टली पार्टनर्स से पैसा मांग सकता है क्या, नहीं सर, नहीं मांग सकता है। इस बात का आपको अगेन क्या रखना है, यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है फिर से। Messrs वर्धमान स्टील्स LLP was incorporated on 1/9/2022। On 1/1/2023, one of the partner of partnership firm named Vardhman Steels is registered with Indian Partnership Act। Since 1/1/2000 requested ROC that name of the LLP nearly resembles with the name of the partnership firm।
और नेम यहां पर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि क्या वर्धमान स्टील्स एलएलपी को यहां पर अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा क्या। मुझे एक बात बताइए, जब भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है तो एलएलपी का जो नाम होता है ना, वो 3 लोगों से सेम नहीं होना चाहिए। कौन से, किसी दूसरे एलएलपी से, या किसी दूसरे कंपनी से, या कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क से। अब जरा मुझे एक बात बताना है, यहां पर सारे के सारे लोग क्या ऐसा बोल के रखा है क्या कि क्या एक एलएलपी जो है ना वो किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म का नाम उनका सेम नहीं हो सकता करके। नहीं सर, ऐसा नहीं दे के रखा है। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया सर कि एक एलएलपी का जो नाम है ना वो किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म से सेम हो सकता है क्या। हां, वो किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म से सेम हो सकता है। इसका अर्थ है कि क्या यहां पर जो वर्धमान स्टील्स पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो यहां पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी लगा सकती है क्या कि एलएलपी के नाम को चेंज करो। नहीं सर, नहीं लगा सकती, क्योंकि एक एलएलपी का नाम सिर्फ 3 लोगों से सेम नहीं हो सकता, एक दूसरी एलएलपी, दूसरी कंपनी, या तीसरा रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क। इसके अलावा बाकी सबको आंधे आंधे आंधे। समझ में आया क्या, बस ऐसा यहां पर बोला गया है। गॉट इट एवरीवन। चलिए देखो यहां पर क्या सेक्शन नंबर 15 कहता है कि नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनडिजायरेबल है, या आइडेंटिकल, या टू नियरली रिसेंबल विद दैट ऑफ द एलएलपी ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है ना, ऑल राइट सर। मतलब देखो, कंपनी एलएलपी या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क। अब यहां पर नेम अगर आइडेंटिकल होता है किसी कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है एलएलपी को नाम को चेंज करने के लिए। पर इस केस के अंदर ऐसा है ही नहीं बच्चों, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म से नाम इनका क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म से नाम इनका सेम हो रहा है। क्या कहा मैंने, बोलो, पार्टनरशिप फर्म से नाम इनका सेम हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है क्या, है ना। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नया है और आपको बढ़िया लगेगा एकदम समझने में भी। देखो, कनिक, प्रियांश, अभिनव एंड भावना वेर पार्टनर्स इन सिंह जैन एंड एसोसिएट्स एलएलपी। Abhinav resigned from the firm with effect from 1/11/2022, but it was not informed to ROC by LLP और Abhinav inform ही नहीं किया। Whether Abhinav is still liable for the loss of the firm of transaction entered after 1/1/2022। मुझे एक बात बताइए, 1/1/22 मतलब उसके बाद के लॉस के लिए भी क्या वो लायबल होता है क्या। तो देखो, जब भी कोई पर्सन सीज होता है बच्चों पार्टनर बनने से एलएलपी के अंदर, तो उसने क्या करना चाहिए, उसने इस बात की जो नोटिस है ना, समझना, बात को ध्यान रखना, वो कब तक लायबल होता है, वो लायबल तब तक होता है बच्चों जब तक पर्सन ने इस बात की नोटिस एलएलपी को दे दिया हो। और ये जो नोटिस है ये यहां पर क्या करना चाहिए, फॉर्मर पार्टनर ने या एलएलपी ने किसको दे देना चाहिए, आरओसी को दे देना चाहिए। अब मुझे जरा एक बात बताइए, क्या यहां पर अभिनव ने पब्लिक नोटिस दिया क्या, नहीं दिया यहां पर। या जो थर्ड पर्सन अगर डील कर रहा है उसको पता ही नहीं है। इसके अलावा क्या यहां पर आरओसी को पता है क्या, आरओसी को भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अभिनव की लायबिलिटी बनी रहेगी क्या, बिल्कुल बिल्कुल बनी रहेंगी। देखो, द पर्सन हु हैज नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर और द नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। इसका मतलब क्या बोल के रखा है कि सर एक पार्टनर जो पार्टनर एलएलपी को छोड़ चुका है ना, वो लायबल होगा कब तक, जब तक थर्ड पर्सन को पता नहीं चल जाता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, या दूसरा या मैं आरओसी को इन्फॉर्म नहीं कर देता कि मैं पार्टनर नहीं हूं। दोनों में से कोई भी एक हुआ तो मैं पार्टनर नहीं माना चाहूंगा। तो इस केस के अंदर कुछ भी बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अभिनव की जिम्मेदारी बने रहने वाली है। क्या कहा मैंने, बोलो, अभिनव की जिम्मेदारी बने रहने वाली है। समझ में आ रही है क्या, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से एब्सोल्युटली क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से बोल देंगे यस सर। चलिए आ जाओ, अगला देखो क्या। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाएंगे। सारे के सारे लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर क्या कह रहा है। ठीक है, देखो, मोहन एंड रकुल आर कॉलेज फ्रेंड्स एंड आर इंटेंडिंग टू डू ट्रेडिंग इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. They met Mr. John and Kate, who are non-residents, and they have decided to form LLP under the name and style of the Mohan John LLP with an initial capital contribution of 1 lakh each.
LLP was incorporated on October 15, 2020. The LLP intends to appoint Mr. John and Miss Kate as designated partner and consults the same with the company secretary. मतलब LLP का इंटेंशन है कि वो जॉन को और केट को डीपी अपॉइंट करना चाहते हैं और सेम चीज का कंसल्टेशन उन्होंने लिया कंपनी सेक्रेटरी से. अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको यहां पर बताना है कि क्या जॉन एंड केट को आप डीपी बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते सर. सेक्शन 7 कहता है कि एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 डीपी होना चाहिए, जिसमें से एक का रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है. अब यहां पर जॉन और केट क्योंकि दोनों के दोनों नॉन रेसिडेंट्स है, तो आप इनको डीपी नहीं बना सकते, दोनों में से किसी भी एक को बनाना. इसके साथ साथ बोल के रखा है कि मोहन एंड रकुल में से किसी एक पर्सन को आप अगर डीपी बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा. क्या? बिल्कुल बिल्कुल आपका काम चल जाएगा. ऐसे आई थिंक सो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये, मतलब किसी को भी आ जाए ये वाली चीज. तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखो. A dispute among the partners of LLP jeopardize the stability of the business. मतलब पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है तो जो स्टेबिलिटी होती है LLP उसको डिस्टर्ब कर दिया, जियोपार्डाइज कर दिया यहां पर, है ना. अगला, out of the two partners, one due to the quarrel left the LLP and the other partner alone continued the LLP. You are an expert in law, requested to explain the provisions being operated by single partner. तो अपन ने पढ़ा भी था कि सर 6 महीने से ज्यादा अगर सिंगल पार्टनर ऑपरेट करता है तो 6 महीने के आगे की जितने भी डेट्स या फर्म की जो भी बिजनेस होंगे ना, उसके लिए वो सिंगल पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी आने वाली है. क्या? बिल्कुल बिल्कुल आने वाली है. सेक्शन नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि हर एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और किसी भी समय अगर मान लो ये पार्टनर्स जो एलएलपी के पार्टनर है ये बिलो 2 चले जाते हैं और एलएलपी अपने बिजनेस को कैरी ऑन करती है कितने से ज्यादा? 6 महीने से ज्यादा. तो ऐसे केस के अंदर वो जो सिंगल पार्टनर्स था जिसको नॉलेज था कि ये एलएलपी कैरी ऑन हो रही है 6 महीने से ज्यादा, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है रिलेटेड टू एलएलपी ऑब्लिगेशन जो भी उस पीरियड के अंदर हुए हैं. मतलब एलएलपी के जितने भी ऑब्लिगेशन है उसके लिए पर्सनल लाइबिलिटी यहां पर आना चालू हो जाती है. क्या? बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए पर्सनल लाइबिलिटी यहां पर आना चालू हो जाती है. क्या क्या मैंने बोलो? पर्सनल लाइबिलिटी यहां पर आना चालू हो जाती है. गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या? यस सर. चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 23. What is the protection available to whistleblowers in the context of Limited Liability Partnership Act 2008? चलिए दोस्तों इस आंसर को लिख के देखेंगे हम लोग. चलो आ जाओ फटाफट. इस आंसर को अपने को लिखना है, इस आंसर को अपने को लिखना है. लेट्स गो. आंसर नंबर कौन सा है? आंसर नंबर 23. एक्ट एप्लीकेबल. एक्ट एप्लीकेबल एलएलपी एक्ट 2008. फिर प्रोविजन. देखो ये आपका फॉर्मेट है दोस्तों, इस फॉर्मेट के अंदर ही आपको आंसर लिखना है. पहले आप एक्ट एप्लीकेबल लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्रोविजन, और प्रोविजन में पॉइंट वाइज आपको लिखते हुए चलना है. ठीक है ना? चलो. अच्छा सर, अगर हमें मान लो सेक्शन याद है, जैसे इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 31, तो आप ऐसा लिख सकते हो सेक्शन 31 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008. सर मान लो सेक्शन याद नहीं है तो सिर्फ आप एलएलपी एक्ट 2008 लिखेंगे. सर आपका क्या कहना है, सेक्शन याद रखने चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो याद रखने चाहिए, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप इतना स्ट्रेस ले लो सेक्शन याद रखने का कि आप प्रोविजन याद नहीं कर रहे हो और सेक्शन के पीछे ही लगे पड़े हो करके. भैया बहुत हो गया, अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा तो आधा मार्क जाएगा, पर आप सोच के देखो 6 मार्क के सवाल में से 5.5 तो मिलेंगे आपको. ठीक है ना? तो मेन आपका जो फोकस है वो होना चाहिए प्रोविजन के ऊपर, और उसके बाद आपका जो फोकस है वो होना चाहिए सेक्शन नंबर के ऊपर. ठीक है? ऑलराइट सर. चलिए आ जाओ. प्रोविजन पहला पॉइंट, द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, द कोर्ट और ट्राइब्यूनल may reduce or waive any penalty
any penalty leviable against any partner or employee of LLP if he is satisfied that such person has provided any useful information during investigation of LLP or when any information given by such person leads LLP or partner or employee LLP or partner or employee being convicted under this act दूसरा no partner or employee of any LLP shall be demoted, discharged or threatened or harassed in any manner because of providing information under subsection 1 डन बोलो यस। बस यही तो पूरा प्रोविजन था किसका? यही तो पूरा प्रोविजन था विसल ब्लोअर का। आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो यहां पर क्या, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी रिटर्न स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट एज पर अंडर सेक्शन 37। तो सर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो जो आपको पता है या ओमिट करते हो कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को, तो इस केस के अंदर आपको जेल होती है कितने की, अप टू विच में एक्सटेंड टू 2 years, और फाइन भी लगाई जाती है यहां पर कितना, फाइन भी यहां पर लगाई जाती है विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस बट विच शाल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक की क्या लगती है दोस्तों, फाइन यहां पर लगती है, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ऑलराइट सर। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। अब हम लोगों को चलना है क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। देखो क्या, मिस्टर स्ट्रॉन्ग LLP वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2010 विद 10 पार्टनर्स।
The LLP has very good business and made considerable profits during the past years due to absolute prices. Mr. Strong LLP, Mr. Strong Limited LLP started making loss. Also, Mr. Strong LLP did not file its annual return for 2021. Three partners decided that LLP be wound up by the tribunal. The remaining partners objected to it. Referring to the provisions of Section 64 of Partnership of LLP Act 2008, can LLP pass an order to wind up Messrs. Strong Steels LLP? Also states the provision and penalty for not filing the annual return with the registrar. तो देखो यहाँ पर क्या सेक्शन 63 कहता है कि जो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी है ये वॉलेंट्री भी हो सकता है या ये ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पर भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. इसका मतलब एलएलपी में भी वाउंड अप इफ द एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है यहां पर किसके पास? मुझे बताओ ना सर. एलएलपी ने डिफॉल्ट किया है यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न को अगर फाइल नहीं किया, किसके लिए? एनी 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए. अब इस केस के अंदर सर एलएलपी ने एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया 2021 से, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अगर डिफॉल्ट यहां पर कर दिया जाता है तो 5 साल का डिफॉल्ट हो जाता है क्या? बिल्कुल. और इस केस के अंदर समझना, तो जब तक कंटिन्यूअस 5 साल का डिफॉल्ट नहीं होता ना तब तक यहां पर ट्राइब्यूनल ऑर्डर को पास नहीं कर सकता. तो 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, तो 24-25 तक क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है क्या? नहीं सर, पास यहां पर नहीं किया जा सकता. इसका मतलब जो बाकी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है क्या? यस सर, बिल्कुल सही है. फिर बोल के रखा है कि एनुअल रिटर्न को आपको 60 दिन के अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइल करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो एलएलपी को 100 रुपए प्रतिदिन से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक, और एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 100 रुपए पर डे से लेके मैक्सिमम 50,000 तक का यहां पर क्या लगता है दोस्तों? फाइन लगता है. क्या लगता है? बोलो जल्दी से. फाइन लगता है. ठीक है, ऑलराइट. अगला क्वेश्चन नंबर 26. ABCD are partners of Alpha LLP and have equal share in the profits and losses of the LLP. A made an agreement to transfer 70% of share in the profits of Alpha LLP to the daughters to his daughter X. अब ABCD का यहां पर है. अब A made an agreement to transfer 70% of his share, उसका खुद का शेयर. मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 25% शेयर होगा उसका, तो 25% का 70% वो किसको दे रहा है दोस्तों? डॉटर को दे रहा है. ऐसा यहां पर बोला गया है. अब X जो डॉटर है wanted to access information relating to trading transactions of Alpha LLP. नहीं कर सकते सर, आउटसाइडर है वो. And that she is entitled to information as she receives a percentage of profit of LLP. और पार्टनर्स ने यहां पर रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको एक्सेस नहीं देंगे. तो डज एक्स हैव एनी रेमेडी अगेंस्ट द डिनायल? तो ये डिनायल के अगेंस्ट क्या एक्स के पास कोई भी रेमेडी है क्या? ये आपको यहां पर बताते हुए चलना है. तो देखो यहां पर क्या सर, एक्स के पास कोई रेमेडी नहीं होने वाली है. सेक्शन नंबर 42 कहता है यहां पर क्या कि जो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज है एंड टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी, ये ट्रांसफरेबल होंगे होनली या इन पार्ट. मतलब आप इसको चाहो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो. बट देखो क्या, the transfer of a right pursuant to this section does not by itself entitle transferee या assignee to participate in the management or conduct of activities. Just because आपने अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया है, इसका यह मतलब नहीं होता है दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, हमारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है. ना मुन्ना ना. तो इस केस के अंदर अल्फा एलएलपी बिल्कुल करेक्ट है कि ये डिनाई कर रहा है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू मिस एक्स, या वो जो भी एक्स डॉटर है एक ही, उसको मना कर रहे हैं. ये बिल्कुल सही है क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही है. ठीक है, ऑलराइट सर. अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखो. NS and Associates LLP was formed in the year 2020. It was engaged in the business of manufacturing plastic parts of the automobiles. प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं, ये लिखना है अपने को. It constituted of Mr. Naveen and Suresh as DP, who were responsible for obtaining contracts from various automobile manufacturers across the country for supply of spare parts of the vehicle. In the year 2021, an investigation was ordered by tribunal against the LLP with the financial fraud of 50 lakh, 50 lakh 25,000. Mr. J, one of the account manager and employee of LLP, was accused by the complainant as one of the perpetrators of the fraud.
द ट्राइब्यूनल लेविड द पेनल्टी ऑफ 1,25,000 टू बी पेड बाय मिस्टर जे ऑन हिज कन्विक्शन एंड मिस्टर जे अप्रोच द ट्राइब्यूनल एंड प्रोवाइडेड वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर ब्लैक शिप इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, thus aiding in investigation process. Tribunal is considering providing some relief in the penal action against him while LLP is planning to suspend Mr. J from the services. ये तो कर ही नहीं सकते, सस्पेंड वस्पेंड तो आप कर ही नहीं सकते, अब भी अपन ने ऊपर ही तो पढ़ा था, है ना. Decide whether tribunal can waive off या reduce penalty और can LLP suspend Mr. J from the services. अब देखो इसके अंदर सेक्शन नंबर 31 आने वाला है, तो जो अपन ने अभी लिखा था बच्चों, वो सारी चीजें वो आपको एज इट इज वो वाला पॉइंट तो लिखना ही लिखना है. समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? वो तो आपको एज इट इज लिखना ही लिखना है यहाँ पर. और ये वाला पॉइंट भी देखो यहाँ पर आपको एज इट इज लिखना ही है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो अपन ने आंसर लिखा ना, वो सेम एज इट इज आंसर यहां पर आपको लिखना है, बस इसका कंक्लूजन अलग होगा. इसका मतलब हम लोग आंसर लिखते हुए कैसे करेंगे? देखो आंसर नंबर क्या चल रहा है अपना? आंसर नंबर 27 है, ठीक है ना. तो सेम एज अबव, सेम एज अबव मतलब क्या कि एक्ट एप्लीकेबल भी सेम आ जाएगा और जो प्रोविजन लगने वाले हैं ना वो भी सेम आ जाएंगे. तो चेंज क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है तीसरा पॉइंट यानी कि कंक्लूजन. क्या होने वाला है? बोलो कंक्लूजन. आ जाओ, कंक्लूजन यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा. आ जाएंगे सारे के सारे लोग, कंक्लूजन लिखना चालू करेंगे मेरे साथ, ठीक है. चलिए एवरीवन कंक्लूजन लिखो मेरे साथ. पहला, यस ट्राइब्यूनल हैज पावर टू रिड्यूस penalty of Mr. J, to reduce penalty of Mr. J of 1,25,000 as he has provided vital information which led to conviction. Which led to conviction. Which led to conviction. दूसरा LLP cannot suspend Mr. J. LLP cannot suspend Mr. J for providing information. बस हो गया. LLP cannot suspend Mr. J for providing information. समझ में आया क्या? मतलब सर ये प्रोविजन तो एज इट इज रहने ही वाला है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बस ये एडिशनल कंक्लूजन आपका जुड़ने वाला है. क्या? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ने वाला है, ठीक है. चलो तो आई थिंक सो अपने क्वेश्चन LLP के हो जाने चाहिए. बिल्कुल यहां पर आपके जो LLP के क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं? वो आपके पूरे पूरे फिनिश ऑफ हो जाते हैं, ठीक है. ऑलराइट सर, तो यहां पर आपके LLP एक्ट के पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाते हैं फिनिश.